हेलो दोस्तों, निश्चित सफलता प्रैक्टिस सेट 3। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट इस पे सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इस पे अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। इसी क्रम में ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें हम कुल लगभग 20 प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद और भी प्रश्न है, उसको हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। इसमें हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है। क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका क्या कारण है। पहला है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, धर्म तंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय या कल्याणकारी राज्य का उदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य का उदय। क्योंकि आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। कारण क्यों ऐसा है, हम जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य पदबंध और सर्वप्रथम इसका प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में किया था, जिसमें अधिनायकों के सत्तावादी राज्य शब्द के विरोध में किया गया था। टी.एच. ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयां इसके बारे में बताई थी, अज्ञानता, गरीबी, नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया और एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया। लॉर्ड बेब्रिज की रिपोर्ट 1943 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें 5 बड़ी बुराइयां बताई गई थी, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रय अभाव के उन्मूलन में राज्य के सकारात्मक भूमिका की कामना की और इटली की श्रम सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया। इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, और टी.एच. ग्रीन को प्रथम लोक कल्याणकारी विचारक के रूप में भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य है, समाजवादी राज्य की बात कर रहा है, क्या होगा, पूरी तरह से अनावश्यक, आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, समाप्त कर दिया जाता है। ये पूछ रहा है, इसका है कि मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार जो समाजवादी राज्य में राज्य क्या होगा, उसका पूरी तरह से अनावश्यक है राज्य, आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, या इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आवश्यक है। आवश्यक है किस लिए, हालांकि मार्क्सवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, वो राज्य के पक्षधर नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यक क्यों है, इस पे हम देखते हैं आवश्यक क्यों करा। मार्क्सवादियों के अनुसार क्रांति के पश्चात तुरंत साम्यवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले सर्वहारा अधिनायक तत्व की अवस्था स्थापित होगी, फिर धीरे धीरे पूंजीवाद के लुप्त होने के साथ साथ राज्य भी लुप्त हो जाएगा। उनका कहने का, मार्क्सवादी का यह विचारधारा है कि पूंजीवाद के समाप्त करके ही समाजवादी राज्य की स्थापना हो सकती है। ठीक है, और ये जो समाजवाद आएगा वो अचानक से नहीं आएगा, धीरे धीरे, जैसे पूंजीपति, जब आखिरी पूंजीपति जो बचेगा उसको समाप्त करके ही साम्यवाद राज्य की साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, या सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जैसा कि इसमें अस्पष्ट भी है, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए। सामाजिक न्याय से तात्पर्य सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्त। ठीक है, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले लोग अधिक से अधिक समान हो। सामाजिक न्याय की यह मांग है कि धन व विशेषाधिकार से उत्पन्न असमानता को दूर किया जाए। धन, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। सही पूछ रहा है,
मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। बी, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। सी है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानते हैं। या डी, मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपना विचार दिया, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी के अंतर्गत दिया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जिसको हिंदी में स्वतंत्रता एक विवेचन के नाम से भी जानी जाती है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर है। मूल कर्तव्य जो हमारा संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेके 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों का, और मूल कर्तव्य 51 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। तो इसको हम देखते हैं क्या है, इसमें क्या अंतर है। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए है, जबकि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है या उपयुक्त सभी। तो इसमें हम देखते हैं इसको, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। बी कह रहा है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए हैं, जबकि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं, उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित किया गया है। यही सही होगा। मौलिक अधिकार द्वारा नागरिकों के कुछ अधिकार और नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। इसका मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में इसको जोड़ा गया था। इसके तहत एक नया अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है भारत और अमेरिका में। इसमें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, केंद्र और राज्य के बीच विवादों पर परस्पर न्यायालय का पंचायत करना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच जब विवाद होते हैं तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत संघवाद और अमेरिकी संघवाद में एक ही बिंदु पर समानता है, वह है केंद्र व राज्य के बीच विवादों का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाना। और अमेरिकी संविधान में संघ की शक्तियों का संविधान में उल्लेख कर दिया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दे दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियां जो है भारत के संविधान में वह केंद्र के पास है। ठीक है, तो ये असमानता है, और जो समानता वो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है उसका निपटारा वहां पे भी सर्वोच्च न्यायालय करता है और हमारे भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट संप्रभुता से संबंधित प्रश्न है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन है आस्टीन का, बिलोवी का, हाब्स का, बर्गेस का। तो ये कथन है बिलोवी का। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से परे है। और ब्लैक स्टोन का हम देखते हैं, ब्लैक स्टोन प्रभुसत्ता सर्वोच्च अप्रतिशोधनीय परम अनियंत्रित शक्ति है जिसमें राज्य की उच्चतम वैधानिक शक्ति निवास करती है। और बर्गेस ने कहा था संप्रभुता के लिए प्रभुसत्ता व्यक्तिगत प्रजाजनों तथा प्रजाजनों के संघ के ऊपर मौलिक परम एवं असीम शक्ति है। तो 7वां प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा बिलोवी के अनुसार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम इसमें देखते हैं, निर्धनता अपराध
और क्रांति की जननी है, किसने कहा था? निर्धनता अपराध की क्रांति, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, ये किसने कहा था? तो ये प्लेटो, अरस्तु, बोंडा, मैकियावेली। ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा था असमानता क्रांति को जन्म देती है, ये भी ठीक है। अरस्तु का विचार है कि क्रांति का बीज मनुष्यों के मन में उगता है। विषमता तथा अन्याय की अनुभूति असंतोष की जननी है और निर्धनता जो है अपराध और क्रांति की जननी है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है? बोशांके का, हेनरी मेन का, एमपी फॉलेट का या हाफहाउस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एल.टी. हाफहाउस ने कहा है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और जहां तक सामान्य है तो यह इच्छा नहीं है। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिसको हम सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों में है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? लास्की का, हाब्स का, ग्रीन का या हीगल का? तो यह कथन है ग्रीन का। मानवीय चेतना स्वतंत्रता को सारे चिंतन का आधार मानती है। स्वतंत्रता के साथ अधिकार जुड़े होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन के शब्दों को बार्कर ने अत्यंत सुंदर शब्दों में कहा है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन जब पूछता है तो एक किसका कथन है, अगर इसमें बार्कर ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम ग्रीन के साथ जाएंगे। ग्रीन के बारे में बार्कर के द्वारा यह शब्द कहा गया है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों में है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन के हिसाब से ग्रीन हो जाएगा। हालांकि यह बार्कर ने कहा ग्रीन के बारे में। इसके पहले आदर्शवादी विचारकों से संबंधित हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने टी.एच. ग्रीन के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हमारा 11वां प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया किसने? जे.एस. मिल ने, डार्विन ने, जे.एस. मिल ने, सॉरी एक मिनट देखते हैं इसको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया जे.एस. मिल ने, डार्विन ने, जी.डी.एच. कोल ने या बेंथम ने? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल, ऑप्शन ए। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु वह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक वाद में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथ मिनर्वा मिल्स विवाद या मेनका गांधीवाद में? तो इसका उल्लेख किया गया है केशवानंद भारतीवाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि राजा संपत्तिवान अथवा समृद्धशाली है तो वह अपनी प्रकृतियों को समृद्धि प्रदान करता है। प्रकृतियों को वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है। अतः राजा सुस्थिर एवं अच्छे शक्ति का स्रोत है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि राजा संपत्तिवान अथवा समृद्धिशाली है तो वह अपनी प्रकृतियों को समृद्धि प्रदान करता है। प्रकृतियों को वह वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है। ठीक है, अतः राजा सुस्थिर एवं अच्छे शक्ति का स्रोत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मनु, कौटिल्य, कामंडक या शुक्र में से? तो यह कथन है कौटिल्य का। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य। वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है जैसे ही हम आस्टीन की रूखी एवं वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह कथन टिप्पणी किससे संबंधित है? गार्नर का, गेटल का, लिकॉक का या हालैंड का? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, लिकॉक का। लिकॉक ने कहा था जैसे ही हम आस्टीन की रूखी एवं वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह कथन लिकॉक का।
हम 15वां प्रश्न देखते हैं। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? पाउंड का, सालमैंड का, ऑस्टिन का या डब्ल्यू विल्सन का? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, सालमैंड का। ठीक है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। यह कथन किसका है? बेंथम का, डायसी का, लास्की का या ऑस्टिन का? तो यह कथन है बेंथम का। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, तथा कानूनों के पहले कोई अधिकार नहीं है। यह कथन बेंथम द्वारा कहा गया। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। इसमें ऑप्शन है द रिपब्लिक से, स्टेट्समैन से, द लाज से, द अपोलॉजी से। तो ये सब जितनी भी पुस्तकें दी हुई हैं ये सब प्लेटो द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि अरस्तु प्लेटो के किस पुस्तक से प्रभावित था। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, द रिपब्लिक से, स्टेट्समैन से, द लाज से या द अपोलॉजी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लाज। प्लेटो की जो कानून से संबंधित पुस्तक थी उससे अरस्तु बहुत अधिक प्रभावित था। उसका उल्लेख भी उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। हालांकि 16-17 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।